सभी विद्यार्थियों का समर्पण की इन ऑनलाइन फ्री क्लासों में एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। और प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप इन क्लासों का जो है भरपूर लाभ ले रहे होंगे और आप इन फ्री क्लासों का जो है अधिक से अधिक लाभ उठा रहे होंगे। यदि आप इन क्लासों का लाभ नहीं उठा रहे तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप इन फ्री क्लासों का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। अतः आप सभी विद्यार्थी जो है समय का सदुपयोग करें और जो भी विद्यार्थी इन क्लासों को देख रहा है तो वह अपने समय का सदुपयोग कर रहा है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निदेशक तत्व। हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निदेशक तत्व। हम इनके बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने ये देखा था कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। हमने देखा था कि जो संविधान का भाग 3 है, संविधान का भाग 3, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक जो है किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का। तो मुझे लगता है कि शायद आप समझ गए होंगे कि संविधान के भाग 3 में तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और संविधान के भाग 4 में जो है निदेशक तत्वों का उल्लेख है। और ये जो निदेशक तत्व हैं ये क्या करते हैं कि हमारी जो सरकार है, जो भी सरकार बनती है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, जो भी हमारी सरकार बनेगी उनको क्या देते हैं? ये निर्देश देते हैं। और निर्देश किस बात का देते हैं? लोक कल्याण का। किसका निर्देश देते हैं? लोक कल्याण का निर्देश, या फिर मैं कहूँ आर्थिक न्याय का निर्देश। किसका निर्देश देते हैं? आर्थिक न्याय की स्थापना का, सामाजिक न्याय की स्थापना का, इसके अलावा शिक्षा से संबंधित निर्देश, इसके अलावा पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी निर्देश, इसके अलावा विश्व शांति का निर्देश कि विश्व में शांति बनाए रखें, इस बात का भी जो है इन निर्देशक तत्वों में जो है उल्लेख किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये हमारी सरकार को निर्देश देते हैं आर्थिक न्याय का, सामाजिक न्याय का, शिक्षा का, विश्व शांति का, इसके अलावा पंचायती राज की स्थापना का, इसके अलावा प्राचीन जो स्मारक हैं हमारे उनकी सुरक्षा का, और साथ के साथ भारत में न्याय की स्थापना का निर्देश देते हैं। और हमने ये देखा था कि हमने राज्य के इन नीति निदेशक तत्वों को समझने के लिए अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको जो है 4 भागों में डिवाइड किया था। और वो 4 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने डिवाइड किया था आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश तत्व। आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश तत्व यानी ऐसे निर्देश जो सरकार को आर्थिक न्याय की स्थापना करने का निर्देश देते हैं। और इनमें हमने देखो अनुच्छेद 39 पढ़ा था, हमने अनुच्छेद 41 पढ़ा था, 42 पढ़ा था और 43, इसके अलावा हमने 48 अनुच्छेद इसमें पढ़े थे। यानी अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, 43 और अनुच्छेद 48। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अनुच्छेद जो है यानी 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है, इनमें से ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये हमारे भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। यानी हमारी जो सरकार है उसको
आर्थिक न्याय की स्थापना करने का निर्देश देते हैं। और इसमें मैंने जो है आपको अनुच्छेद 39 के अंदर 5 निर्देश बताए थे। इसके बाद में मैंने आपको 41 में एक निर्देश लिखवाया था, आप कल वाली वीडियो को देखना। 42 में फिर आपको निर्देश लिखवाया गया था। इसके अलावा 43 में आपको निर्देश लिखवाया गया था। और 43 में हमने क्या निर्देश लिखवाया था कि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो भी क्या होंगे, औद्योगिक संस्थाओं में क्या होंगे, भागीदार होंगे। ऐसी बात लिखी हुई है 43 के अंदर। और 48 में हमने देखा था कि जो सरकार है, जो भी सरकार बनेगी, उसको ये निर्देश था कि वह कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाए तथा दूध देने वाले और जो भार ढोने वाले जो पशु हैं उनको अच्छी नस्ल के पशु पैदा करें और उनका वध होने से रोकें। इस बात का निर्देश अनुच्छेद 48 में दे रखा है। तो ये थे आर्थिक न्याय संबंधी निर्देश। और दूसरे जो निर्देश हैं नंबर 2, वो थे सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्व। सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्व। तो आज की क्लास में जो है हम इन्हीं सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित जो निर्देश तत्व हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये तो मैंने पिछला आपको समझाया था। आज अब हम शुरू करेंगे आर्थिक न्याय के बाद में जो अगले निर्देश तत्व हैं वो है सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्व। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और नोट क्या करेंगे आप नोट करेंगे नंबर जो 2 है उसमें जो निर्देश तत्व हैं सेकंड दूसरे प्रकार के। फर्स्ट में तो आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट में तो हमने पढ़ा था आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देश तत्व। हमने ये निर्देश तत्व जो है पढ़ लिए थे, संबंधित निर्देश तत्व। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। दूसरे जो प्रकार के निर्देश तत्व थे वो कौन से थे, सामाजिक न्याय, या फिर हम इसको कह सकते हैं सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्व, संबंधित निर्देश तत्व। यानी जो अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक जो निर्देश तत्व दे रखे हैं, 51 तक जो निर्देश तत्व दे रखे हैं, उनमें से ऐसे कौन कौन से निर्देश हैं, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि हमारे भारत में सामाजिक न्याय और शिक्षा का निर्देश देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अनुच्छेद 44 की। अब अनुच्छेद 44 में जो निर्देश है, यानी अनुच्छेद जो 44 है, ये सामाजिक न्याय एवं शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्व है। अब 44 में क्या है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान, सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता होगी। यानी सरकार को ये निर्देश है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग, नस्ल या वर्ग का हो, उन सभी नागरिकों के लिए जो है एक समान क्या होगी, आचार संहिता होगी। यानी सभी के लिए जो है एक समान कानून होंगे, सभी के लिए जो संविधान है वो एक समान होगा।
तो अब समानता की स्थापना का निर्देश है ये, और समानता की स्थापना किस में आती है? सामाजिक न्याय में। भाई समाज में समानता किस में आती है? सामाजिक न्याय में। तो इसलिए जो अनुच्छेद 42 है ये सामाजिक न्याय का निर्देश देता है। और ये अनुच्छेद 42 में क्या प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता होगी, इस बात का निर्देश है। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है कि राज्य जो है संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, इस बात का निर्देश है। क्या निर्देश है? आपके समझ में आ गया हो गया कि संविधान लागू होने के, अब संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, यानी 10 वर्ष के अंदर जो है 14 वर्ष तक के आयु तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो राज्य है वो क्या करेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। तो आपने देखा होगा कि 10 वर्ष तक जो है सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की, 20 वर्ष तक भी नहीं करी, 30, 40, 50, 60 और 60 वर्ष तक जो है सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं करी। आपको पता हो तो हमारे यहाँ 2009 में जो है RTE एक्ट एक कानून लाया गया हमारे भारत में, राज्य में, और इस कानून के तहत जो है हमारे 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर के और 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कब की गई? 2009 में। जबकि निर्देश में क्या था? 10 वर्ष के अंदर करनी थी, लेकिन सरकार के पास में संसाधन नहीं थे, सरकार के पास में वो सभी व्यवस्थाएं नहीं थी कि सरकार निःशुल्क शिक्षा कर सके, उसको आवश्यक कर सके। जब सरकार के पास साधन उपलब्ध हुए या सरकार ने जब समझा, सरकार को लगा, तो सरकार ने 2009 में क्या कर दिया? 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कर दिया गया? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। और आपको पता हो तो इस RTE एक्ट के तहत जो है हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद या 2 प्रावधान किए गए। एक तो 21, जो अनुच्छेद 21 है उसमें कौन सा अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार। भाई अनुच्छेद जो 21 आपने पढ़ा था, हमने देखा था कि अनुच्छेद 21 में हमारे को कौन सा मौलिक अधिकार मिला हुआ है? जीवन जीने का मौलिक अधिकार। जीवन जीने का मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है। और इस जीवन जीने के जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़कर जो है और शिक्षा को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। जो शिक्षा है इसको क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे अनुच्छेद 51
संविधान के अनुच्छेद भाग 4 कै में जो है अनुच्छेद 51 कै में जो है हमारे को 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं और इन 10 मूल कर्तव्यों के अंदर जो है एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया और वो मूल कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक जो माता पिता है वो अपने 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। यानी प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा निर्देश जोड़ा गया। इस प्रकार से ये जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य ये पहले कितने थे? पहले 10 थे, अब एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया कि प्रत्येक माँ बाप, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे अनिवार्य रूप से। और ये इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो अनुच्छेद 45 में जो निर्देश है भाई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो निर्देश है, इस निर्देश की पालना करते हुए हमारी जो सरकार है, इस सरकार ने 2 काम किए। एक तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है, यानी सरकार उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी ही। ये उन बच्चों का क्या है? मौलिक अधिकार। और वो कौन से अनुच्छेद में है? 21A में। और एक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को जो है वो क्या देंगे? शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो अनुच्छेद 45 के निर्देश की पालना करते हुए ये 2 प्रावधान हमारे संविधान में किए गए। तो इस प्रकार से ये निर्देश नंबर 45 था। अब है अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 46 में क्या है कि अनुच्छेद 46 और 46 में क्या है कि राज्य यानी जो भी सरकार बनेगी, राज्य क्या करेगा कि राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों, भाई समाज में हमारा जो समाज है, समाज में जो पिछड़े हुए जो वर्ग है, तो पिछड़े वर्गों विशेषकर पिछड़े वर्गों जिसमें विशेष कर SC और ST, विशेषकर ST SC जातियों की शिक्षा, भाई राज्य क्या करेगा कि समाज के पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, विशेषकर SC ST जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति का प्रयास करेगी। देखो निर्देश है ना कि सरकार ये काम करेगी। क्या करेगी कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं जिनमें ST SC वाले आते हैं, भाई समाज के जो पिछड़े लोग हैं जिनमें ST SC के जो लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी? शिक्षा की और आर्थिक हितों की उन्नति का क्या करेगी? प्रयास करेगी तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करेगी तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करेगी। उनकी किनकी? जो समाज के पिछड़े लोग हैं, रक्षा करेगी। तो देखो बच्चों में बहुत एक साधारण सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि निर्देश क्या है कि जो राज्य है यानी जो भी सरकार बनेगी वह क्या करेगी कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं, हमारे समाज के जो पिछड़े लोग हैं जिनमें विशेष कौन से लोग हैं? ST SC वाले,
भाई आप भी जानते हो कि हमारे समाज में पिछड़े लोग कौन है, या तो कोई मीणा या कोई भील या कोई बुनकर या कोई कुम्हार। ये समाज में कौन से लोग हैं, पिछड़ी जातियां हैं। कौन से, जैसे मीणा है, भील हैं, इसके अलावा कुम्हार हैं, या अन्य जो छोटी नीची जातियां हैं, इनको हम क्या मानते हैं, समाज में पिछड़ा हुआ मानते हैं। तो ये जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी शिक्षा का और उनके आर्थिक हितों की क्या करेगी सरकार, उन्नति का प्रयास करेगी, इस बात का निर्देश है। तथा साथ ही साथ में जो है सामाजिक अन्याय और शोषण से इनकी क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो ये निर्देश था अनुच्छेद 46 में। इसके बाद में अगला निर्देश है अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 47। और अनुच्छेद जो 47 है इसमें क्या निर्देश है, इसमें जो निर्देश दे रखा है कि राज्य का यह प्रयत्न कर्तव्य होगा कि वह राज्य, इसमें निर्देश है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। इसमें क्या निर्देश है कि राज्य क्या करेगा, जो भी सरकार बनेगी, यहाँ राज्य का अर्थ सरकार से है, वह क्या करेगी कि लोगों के जीवन स्तर यानी जो लाइफ स्टाइल है, यानी जीवन जीने का जो तरीका है, उसको अधिक से अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का, यानी ऊंचा उठाने का प्रयास करेगी। यानी जो लोगों का जीवन स्तर है उसको जो है सरकार क्या करेगी, ऊंचा उठाएगी। और आप देख रहे होंगे कि हमारी जो सरकारें हैं, जो भी सरकार हमारे यहाँ बनती है भारत में, हर सरकार जो है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से। और इसके बाद में अगला जो निर्देश है वो है आपके अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद कौन से में, 48 में। और 48 में क्या निर्देश है, देखो अनुच्छेद 48 कै, अनुच्छेद 48 तो आपने इसमें पढ़ा था, आर्थिक न्याय में पढ़ा था अपन ने 48 तो, लेकिन जो अनुच्छेद 48 कै, आप ध्यान दो इसमें कै भी दे रखा है। तो 48 क्या है कि राज्य क्या करे, पर्यावरण, राज्य पर्यावरण की रक्षा करे, राज्य पर्यावरण की रक्षा करे। राज्य अनुच्छेद 48 के में क्या निर्देश है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करे, इसके साथ साथ उसमें सुधार करने, रक्षा करे, वन्य जीवों का संरक्षण करे। यानी क्या करे सरकार, जो राज्य है उसको क्या करना है, अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण की रक्षा करनी है, इसके अलावा वन्य जीवों का क्या करना है, संरक्षण करना है, उनकी सुरक्षा करनी है। वन्य जीवों, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करे। अब एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, आपको बता दूं, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था कि पर्यावरण की रक्षा वन और वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 48 कै में। यदि आपसे कोई पूछे कि संविधान के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा, वन और वन्य जीवों का संरक्षण या सुरक्षा ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आप अच्छे से याद कर लो 48 कै में है। 48 कै में ये निर्देश दे रखा है कि जो सरकार है वह पर्यावरण की, वनों की और वन्य जीवों की क्या करे, सुरक्षा करे। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की क्या करे, रक्षा करे या उनका संरक्षण करे।
इस बात का निर्देश 48 क में दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो अनुच्छेद 44 है, 45, 46, 47 और 48 क 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो अनुच्छेद हैं, ये जो है सामाजिक न्याय एवं शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्व है। तो यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि सामाजिक न्याय एवं शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्वों का उल्लेख कीजिए, तो आप जो है अनुच्छेद 44, 45, 46 और 47 व 48 में जो निर्देश हैं, जो प्रावधान है, आप इनको अच्छे से याद कर लें और आप इनको उस उत्तर में लिख दें। तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा से सुन करके और आप इनको अच्छे से याद कर लें और अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। इसके बाद में अगला निर्देश देखेंगे नंबर 3। भाग हमने देखा था कौन सा? पंचायती राज प्राचीन स्मारक एवं न्याय संबंधी निर्देश तत्व लिख दो या निर्देशक तत्व लिख दो। अब कौन से हैं? पंचायती राज। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, आप थोड़ा ध्यान देके इसको समझने का प्रयास करना कि पंचायती राज का निर्देश आपको पता हो तो हमारे भारत में जो पंचायती राज है उसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर जिले में। और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। कौन से गांव में? बगदरी गांव में जो है हमारे भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। क्योंकि जो अनुच्छेद 40 है वो हमारे उसमें निर्देश था कि राज्य पंचायती राज का गठन करे तथा उन्हें यानी पंचायती राज की संस्थाओं को तथा उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करे जिससे वे स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सके। अब बहुत ही एक अच्छी बात आपने सीखी कि यदि आपसे कोई पूछे कि पंचायती राज की स्थापना का निर्देश कौन से अनुच्छेद में है, पंचायती राज की जो स्थापना है, आप देख रहे होंगे कि हमारे गांव में एक ग्राम पंचायत है और हर गांव में जो है हर 5 किलोमीटर में, हर 3 किलोमीटर में, हर 2 किलोमीटर में जो एक ग्राम पंचायत है। तो ये ग्राम पंचायत जो आप देखते हैं, सरपंच आप देखते हैं, नगर पालिका आप देखते हैं जिसमें चेयरमैन बैठता है, इसके अलावा आप जो है पंचायत समिति देखते हैं, जिला परिषद के बारे में आप सुनते हैं। तो ये सारी की सारी किस में आती है? पंचायती राज में। तो ये पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना का जो निर्देश है ये कौन से अनुच्छेद में था? तो अब आपको अच्छे से पता चल गया, आपको इस बात की जानकारी हो गई कि पंचायती राज की स्थापना का जो निर्देश है वो अनुच्छेद कौन से में है? 40 में है।
पंचायती राज की स्थापना, यानी हमारे गांव में जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी स्थापना का जो निर्देश है वो अनुच्छेद 40 में था। और इस निर्देश की पालना करते हुए 1959 में जो है हमारे राजस्थान के नागौर जिले में पहली ग्राम पंचायत खोल करके और पंचायती राज की स्थापना की गई थी। क्योंकि पंचायती राज का निर्देश था, इसलिए अब देखो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। लेकिन पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 59 में। यानी देश आज़ाद होने के 11-12 वर्ष बाद में। क्यों? क्योंकि ये निर्देश था और इस निर्देश की पालना करते हुए क्या हुआ कि उस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने क्या है कि हमारे यहाँ पंचायती राज की स्थापना की और प्रत्येक 2-3 गांवों को मिला करके और एक ग्राम पंचायत खोली गई। और उन ग्राम पंचायतों के ऊपर 10-15 ग्राम पंचायतों के ऊपर जो है एक पंचायत समिति खोली गई और 10 से 15 पंचायत समितियों के ऊपर जो है एक जिला परिषद खोली गई। इसी प्रकार से जो शहर है तो शहरों के लिए क्या खोला गया? जो शहर है उनके लिए, छोटे कस्बों के लिए नगर पालिका, और जो मध्यम कस्बे हैं उनके लिए नगर परिषद, और जो बड़े कस्बे हैं, बड़े जो नगर हैं उनमें नगर पालिका नगर निगम की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 40 में, तो आपको यदि ये पूछा जाए कि पंचायती राज की स्थापना का निर्देश कौन से अनुच्छेद में है, तो 40 में। तो 40 के निर्देश को आप याद कर लो कि पंचायती राज की स्थापना करें। यहाँ पे गठन घट क्या होता है? स्थापना, तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करें जिससे वे स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सके। इसके बाद में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 49। देखो हम पढ़ रहे हैं कौन से? पंचायती राज का प्राचीन स्मारक का। अब अनुच्छेद 49 में कौन सा निर्देश है कि राज्य क्या करे? प्राचीन स्मारक स्थान एवं जो कलात्मक जो वस्तुएं हैं एवं कलात्मक तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को कुरूप होने से बचाए, तथा भाई उनको जो है क्या करें कि उनको कुरूप होने से बचाए, तथा इसके साथ साथ जो है उनकी कुरूप होने से बचाए, कोमा उन्हें नष्ट होने से बचाए, तथा साथ ही साथ जो है निर्यात करने से तथा निर्यात करने से बचाए। तो 39 में क्या निर्देश है कि राज्य प्राचीन स्मारक स्थान या जो कलात्मक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, उनको कुरूप होने से, नष्ट होने से और निर्यात करने से बचाएं। आप इन तीनों शब्दों को एक स्थान पे लिख दें कि जो राज्य है वो प्राचीन जो स्मारक हैं, जैसे प्राचीन स्मारक जैसे हम बात करें जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, आमेर का जो किला है, ये क्या है हमारे प्राचीन
स्मारक हैं। या जैसे कोई पुराना महल हो, ये क्या हमारे प्राचीन स्मारक, जैसे जयपुर में हवा महल है, जल महल है, ये सब क्या है प्राचीन स्मारक। और जो प्राचीन स्थान है जैसे हल्दी घाटी है, इसके अलावा कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला है। तो इस प्रकार के जो स्थान है, इसके अलावा जो कलात्मक और ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, जैसे हमारे भारत में जो है प्राचीन तोहफे हैं, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको क्या करें, उनको कुरूप होने से, नष्ट होने से और उनको निर्यात करने से क्या करे सरकार, उनको बचाए। और इसके बाद में अनुच्छेद जो 50 है, अनुच्छेद इसके बाद में जो अगला निर्देश है वो कौन सा है, अनुच्छेद 50। और 50 में क्या निर्देश है कि कार्यपालिका को, यानी राज्य जो है, राज्य क्या करे, राज्य क्या निर्देश है कि राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करे। क्या करें, यानी जो भी सरकार बनेगी वो इस बात का ध्यान रखे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखा जाए, पृथक यानी अलग रखा जाए, ताकि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इस बात का निर्देश है। एक बार परीक्षा में प्रश्न आ गया था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रावधान संविधान में कहाँ पे है, तो आपको तो पता चल गया अनुच्छेद 50 में है। भाई अनुच्छेद 50 में क्या है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखा जाए, अलग रखा जाए। इस बात का निर्देश कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 50 में। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या देखा कि पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी जो निर्देश तत्व हैं उनमें हमने क्या देखा, पंचायती राज के लिए हमने अनुच्छेद 50, पंचायती राज के लिए हमने अनुच्छेद 40 देखा, प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए, उनको नष्ट करने से बचाने के लिए, उनको बेचने से बचाने के लिए हमने अनुच्छेद जो है 49 देखा, और न्याय संबंधी जो निर्देश है उसमें हमने अनुच्छेद 50 देखा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 40, 49 और 50, यानी अनुच्छेद 40, 49 और ये 50, ये जो निर्देश तत्व हैं 3, ये संबंधित है किससे, पंचायती राज से, प्राचीन स्मारक से और न्याय संबंधी निर्देश तत्वों से संबंधित हैं।